चलिए, आप देख रहे हैं ये तो होना ही था। और समाजवादी पार्टी में जिस तरह की मनस्थिति इस समय है, जो फैसले आज लिए गए हैं, उसमें सही में मुनासिब है शब्द कि ये तो होना था। देर सही सही फैसला हो गया। गोविंद जी, जो बात निकल कर सामने आ रही थी आरोप प्रत्यारोप के दौर से ही सही, कम से कम कांग्रेस की जो निचली इकाई है वो मान बैठी है कि गठबंधन होता है तो पार्टी का फायदा है, सांप्रदायिक शक्ति के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को रोकने में फायदा है। और अखिलेश यादव भी बार बार इधर बीच अगर देखें, जब जब कार्यक्रमों में आए हैं उन्होंने वकालत किया है सरकार तो अपने दम पे बना सकते हैं, लेकिन गठबंधन होगा तो 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। तो अब उपयुक्त समय है गठबंधन का? समय तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर नहीं हो सकता सभी पालों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव के सामने 15 दिन पहले या 3 दिन पहले गठबंधन की जब वो बात कर रहे थे, जो परिस्थितियां थी और आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें बहुत फर्क है। कल वो जब बात कर रहे थे उन्होंने 250 के आसपास अपनी सूची दी थी और 140 से ज़्यादा सीटें उन्होंने खाली छोड़ी थी, जो ये माना जा रहा था कि ये जगहों पर संभावित गठबंधन के जो उनके साझीदार होंगे उनसे हिस्सेदारी की बात भी हो सकती है। लेकिन आज जब वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, अभी जब मुलायम सिंह यादव ने सूची जारी की थी तब ये कहा था कि 4200 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था उम्मीदवारी के लिए और उनमें से इंटरव्यू के जरिए हमने इतने लोगों को छांटा है। तो निश्चित तौर पर जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के सब कुछ बन जाने के बाद मुझे लगता है कि चुनाव में टिकट की दावेदारी करने वालों की संख्या इसकी 4200 की दुगनी भी हो सकती है। तो इतने लोगों के बीच में अब वो कितनी सीटें बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि विज्ञापनों में आज भले ही होर्डिंग्स में ये कह दिया गया हो कि लोहा तपकर कुंदन भया, लेकिन इस कुंदन को अपने को कुंदन साबित करने का उनके पास अब बहुत बड़ा उनके लिए सवाल है कि वो साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो अपेक्षाएं, जो आकांक्षाएं, जो उनके नेतृत्व में लोगों का, चाहे उसको प्रलोभन की राजनीति कहें, चाहे उसको उम्मीदों की राजनीति कहें, जो जमावड़ा बढ़ता दिख रहा है, उसमें वो लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल निर्भर करेगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन के लिए कितने उनके पत्ते खुलते हैं और कितने वो सहजता से बाकी लोगों को सीटें देने में आसानी से तैयार होते हैं। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है, गठबंधन होगा तो फायदा है या फिर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सीधे तौर पर जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि उनकी इमेज साफ है, उनके सामने जो भी परिस्थितियां आज की सकारात्मक पहलू कह सकते हैं, आज उनके साथ एक नौजवान भी उनके साथ दिखाई देता है, महिलाओं को भी उन्होंने अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश की है, तो बिना गठबंधन के जाना वो पसंद करेंगे आज की तारीख में, या गठबंधन करके लगभग 125 सीटें सहयोगी दलों को देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि वो क्या चाहेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन अगर वो जैसा आपने कहा कि उनकी इमेज साफ है, अगर इमेज साफ होने के बल पर वो जाएंगे जनता के बीच में बिना गठबंधन के, तो वो भी साफ हो जाएंगे और एक तरह से कोई खास परिस्थिति उनके लिए नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक जो विरोध की भावना है दल के अंदर से भी, ऐसा नहीं है कि दल में पूरा पूरा समर्थन उनको मिल गया है। करीब 80% दल उनके साथ है, 20% उनके खिलाफ है। 20% नहीं चाहता है कि मुलायम सिंह यादव सड़क पे आ जाएं, 20% नहीं चाहता कि शिवपाल सिंह यादव सड़क पे आ जाएं, तो 80% लोग अखिलेश यादव के साथ हैं। इस मेजॉरिटी के बाद उनको 20% को कंपनसेट करने के लिए बाकी दलों से गठबंधन करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा संभावना नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि मैं जो अखिलेश यादव की बात आप कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लोहा तपकर कुंदन हुआ, ऐसे कुछ लगे हुए हैं, तो ये मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा। ये आप कहते हो चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अब ये है कि पार्टी के अंदर के जिन भुजंगों से आपने छुटकारा पाके अपने आप को चंदन अगर बोलो भी, तो ये देखना है कि जो बाकी सर्फ हैं आपके दल के अंदर, उनमें कुछ चंदन का गुण आया है कि नहीं आया है। अगर उनमें नहीं आया है तो आपको गठबंधन करना पड़ेगा, आपको अलायंस करना पड़ेगा, और बिना उस अलायंस के, बिना उन लोगों को साथ लिए, ये बिल्कुल असंभव होगा अखिलेश यादव के लिए ठीक से राजनीतिक तौर पर चुनाव के अंदर जा पाना। अगर इसकी तैयारी वो कर रहे होते बहुत पहले से तो बात अलग थी, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल सा काम है। और ऐसा भी कोई जो अखिलेश यादव ने अभी तक कोई काम तो किया नहीं है। देखिए, मैंने उनको व्यक्तिगत तौर पे देखा है कि छोटे छोटे काम उनसे नहीं हो पाते हैं, अगर वो कर भी नहीं पाते हैं, जो कि सही काम है। गलत काम की तो बात ही छोड़ दीजिए। मुलायम सिंह यादव गलत काम भी कर लेते थे और सही काम भी कर लेते थे, ये खासियत है, बाप बेटे में दोनों में फर्क है। शिवपाल सिंह यादव जब मुलायम सिंह की सरपरस्ती में थे ज्यादा इफेक्टिव थे, बाद में जब मंत्री बने थोड़ा कम इफेक्टिव रहे, लेकिन काम वो भी कर लेते थे। अखिलेश यादव पूरी सरकार के अंदर, अनीता सिंह सबसे ज्यादा इफेक्टिव ब्यूरोक्रेट थी, उनके काम फटाफट होते थे 5 मिनट के अंदर। और ये मायावती का जो शासन होता था उसके काम भी बहुत जल्दी बड़े स्पीड से होते थे, और उन्होंने अगर फैसला कर लिया तो बाकी फॉर्मेलिटीज होती रहती थी, आदेश आपको मिल जाता था।
फिर आप कल देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर वो सोच विचार के सोच समझ के काम करते थे और जो सही काम है वो करते थे, लेकिन एक समय लेते थे। भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता अनैतिकता के चक्कर में बहुत काम रुकते थे, मगर कल्याण सिंह की जो सरकार जो थी वो बहुत ही इफेक्टिव सरकार थी। अब हमारे पास ये सारे ऑप्शन है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के मुकाबले में खड़ा कौन है? अब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार देने वाली है और बिना मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के वो भी सामने नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया है कि वो दावेदार बनेंगे, वो आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन वो मना करें, वो हाँ कर चाहे ना कर, उनको वापस उत्तर प्रदेश में आना है और उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर उनको ही नेतृत्व करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी उनको भेज रही है। आपके चैनल पर एक अपने आप में एक खबर ही है, वो आएंगे ही आएंगे, आना ही पड़ेगा उनको। वो गृह मंत्री रहते हुए भी चुनाव उनको लड़ना पड़ेगा। चुनाव हारने के बाद दबाव भले उनके ऊपर पड़े कि आप चुनाव हार गए, आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन अभी आज की तारीख में राजनाथ सिंह का नाम 5 से 7 दिन के अंदर लगभग तय हो जाएगा, उनके 5 बार मना करने के बावजूद। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर अलायंस हो जाता है तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार देने की या मुख्यमंत्री के पद का उम्मीदवार देने की मुसीबत नहीं है। शीला दीक्षित उनके सामने फिर भी हैं, सामने उन्होंने उम्मीदवार एक दे रखा है, जिन्होंने दिल्ली में कुछ काम किया हुआ है, कम से कम उनकी इमेज खराब नहीं है और लोग ये जानते हैं कि शीला अगर वहां रहती हैं तो एक सॉफ्ट स्पोकन महिला है, अच्छा स्वभाव है उनका, तो वहां पर चल सकती हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि अखिलेश यादव, शीला दीक्षित, जयंत चौधरी, अजीत सिंह और मुलायम सिंह भी जरूरत पड़ने पर अगर वाकई साथ आए तो अच्छा गठबंधन हो सकता है, उनको परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। और साथ साथ बीजेपी भी राजनाथ सिंह के तौर पे अगर एक नेता सामने लाती है तो एक बड़ा मुकाबला उनका हो सकता है। वैसे महेश शर्मा भी बहुत ही खुश हैं, वो भी चाहते हैं कि हमको नेता बना दिया जाए। अगर महेश शर्मा बनेंगे तो अलग बात है, लेकिन क्योंकि एक तरह की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी वहां की। लेकिन अगर राजनाथ सिंह आते हैं तो कड़ा मुकाबला बीजेपी की तरफ से मिलेगा और सीधी टक्कर होगी। ये मायावती के लिए अच्छा नहीं होगा। अमित पुरी साहब जी, हाँ, अमित पुरी साहब, उत्तर प्रदेश की सियासत में 2 नाम इधर हालिया दिनों में खासतौर से चर्चा में रहते हैं जब कानून व्यवस्था का सवाल आता है कि 2 सरकारें ऐसी रही हैं जो उत्तर प्रदेश में कम से कम कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सफल मानी जाती हैं, चाहे मायावती का राज रहा हो या कल्याण सिंह का राज रहा हो। और एक डिप्लोमेटिक तरीके से शासन चलाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो राजनाथ सिंह को जाता है। और सबसे पहले उन्हीं के अध्यक्षीय काल में कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो पार्टियों में तोड़कर जम्बू मंत्रिमंडल भी बनाया गया, वो भी दौर लोगों ने देखा है। सबसे पहले अति पिछड़ा का कार्ड भी राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश में चला गया। तो अगर ये परिस्थितियां बनती हैं तो आज की तारीख में क्योंकि लीडरशिप जरूरी है, तो आपको लगता है कि अगर नेतृत्व के साथ अगर आप आते हैं तो आपको फायदा होगा या बिना नेतृत्व के ही आप फिर भी उतरना चाहेंगे? देखिए, 2 अलग अलग सवाल आपने पूछे, एक पॉलिटिकल पर्सनालिटीज का विजाविस एडमिनिस्ट्रेटिव कंपैरिजन और दूसरा पार्टी की लीडरशिप किसके साथ आती है किसके साथ नहीं आती। अरे बेटा देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कहूंगा और इससे पहले भी आपके चैनल पे और कई चैनलों पे मैंने ये बात कह रखी थी कि पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कभी टेलीविजन डिबेट्स के अंदर तय नहीं होती है। हाँ, स्ट्रेटजी तय होने के बाद टेलीविजन डिबेट्स उस पे होती है, ये मेरा अपना निजी मानना और आप एक्सेप्ट करेंगे कि ये राइट प्रपोजिशन है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कभी ये नहीं डिनाई किया जब ये बिल्कुल आउटराइटली कह दिया गया था कि साहब बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नहीं आएगा। मैं तब भी गोविंद जी इस बात को कई बार बहस में रहे भी हैं और कई बार बहस का मार्गदर्शन अलग से भी वो देखते रहे, करते रहे। हर बार मैंने कंसिस्टेंट ये कहा कि अभी बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है। बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे एटमोस्ट बॉडी है जो ये तय करेगा कि हम चुनाव में जाएं तो किस नेता के नाम पे जाएं या बिना नेता के नाम पे जाएं। तो वो अभी डिसीजन नहीं हुआ है, अभी उसका अपॉर्चुन टाइम अब आ रहा है और बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड एक कॉन्शियस डिसीजन इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट रखेगा। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं। राजपूत साहब, आप अगर गठबंधन में जाते हैं तो आपके लिए तो अच्छा है कि भाई अखिलेश यादव का चेहरा है, जिसको आप भी बार बार कहते रहे, ठीक है। और खुद राहुल गांधी ने भी कहा था लड़का अच्छा है, और उसके जवाब में भले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि भी लड़का अच्छा, उसको समय समय पीपी आते रहना चाहिए। तो अगर एक नौजवान आता तो आपके लिए रास्ता मिल गया। और जिस तरह से प्रदीप जी ने कहा अगर आप गठबंधन में नहीं भी जाते तो आपके पास शीला दीक्षित सामने हैं, परिस्थितियां साफ हैं। उधर से कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेगा, वो मान्य होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड उनकी बैठी नहीं है। 15 तारीख क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में आस्था रखती है भारतीय जनता पार्टी, तो हमें लगता है खरमास का जो मंथ है, जब 15 तारीख खत्म होगा उसके बाद टिकटों का भी ऐलान होगा। हो सकता है उसके बाद कोई न कोई एक अंतिम निर्णय पार्टी ले ले। परिस्थितियां तब राजनीति की क्या होंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी प्रदीप जी ने भी कहा कि अगर मुलायम सिंह की जरूरत पड़े तो कहीं वो भी सामने आ जाते, गठजोड़ मजबूत होता है। तो बिना मुलायम सिंह के साथ या राजनाथ सिंह सामने फेस या बिना राजनाथ सिंह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है विनय भाई। अगर आप देखें, इन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली, पता नहीं कितने हजार किलोमीटर सारा ये, और इन्होंने उसमें 4 चेहरे उत्तर प्रदेश से रखे। 4 चेहरे राजनाथ सिंह जी का रखा,
उसके बाद इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी का, सुश्री उमा भारती जी का और चौथे श्री कलराज जी का चेहरा उन्होंने रखा, जो मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं प्रधानमंत्री जी के हिसाब से। आप ये देखिए कि इनके पास सबका साथ और सबका विकास करने वाली पार्टी के पास कोई दलित चेहरा नहीं था, कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था। पूरे प्रदेश में इन्होंने यात्राएं कर दी बगैर दलित चेहरे के, बगैर मुस्लिम चेहरे के। 42% लोगों से ये वोट ही नहीं लेना चाहते। आपके सामने की परिस्थितियां हैं। दूसरी बात, समय समय पर अलग अलग बातें कहते रहे। कभी कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही उसका चेहरा है, तो भाई प्रधानमंत्री जी का चेहरा इन्होंने 2014 में क्यों रखा, असम में सर्बानंद सोनोवाल जी का चेहरा क्यों रखा। अपनी ही बातों को कंट्राडिक्ट करने में माहिर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके की बातें करते हैं, उस पर विश्वास करना अब प्रदेश की जनता के लिए असंभव सा होता जा रहा है। खैर, ये इनका अपनी पार्टी का आंतरिक मामला है। इनका तो विकास का मॉडल बहुत स्पष्ट है। मुजफ्फरनगर का विकास का मॉडल देते हैं ये लोग, कैराना के विकास का मॉडल देते हैं ये लोग, कांट का, माठ का और सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक सांप्रदायिक शक्तियों के उद्भव का। सुरेंद्र जी, कांठ, माठ, मुजफ्फरनगर का जब जिक्र करेंगे तो जिससे आप गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे हैं, उन पर भी उंगलियां उठेंगी, फिर उस लीडरशिप पे भी उंगली उठेगी। कुछ कहना चाहते हैं अमितपुरी साहब? देखिए, मैं दो बातें इस दौर में कह देना चाहता हूं। कांग्रेस अपने पैमाने से भारतीय जनता पार्टी को नहीं नाप सकती, और हम भी नहीं चाहते कि हमारे पैमाने से कांग्रेस अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को नापे। कांग्रेस के अंदर यह जरूर होता है कि चेहरों को जाति के हिसाब से संतुलन करना पड़ता है। तो ओबीसी राज बब्बर को ले आओ, ब्राह्मण शीला दीक्षित को ले आओ, संजय सिंह को भी ले आओ, प्रमोद तिवारी को भी ले आओ, और तमाम सारे नसीब पठान को ले आओ। ये सारा कांग्रेस के अपने काम करने का तरीका है, और हमें इस पे राजनीतिक हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वह स्वतंत्र है एक राजनीतिक दल के रूप में काम कर। लेकिन कांग्रेस अगर अपनी यार्डस्टिक और अपने पैमाने से, अपने गज से हमारे स्थान को नापना चाहे, तो हमें इस पे आपत्ति है। क्यों? हम पार्टी के अंदर व्यक्ति के चेहरे और उसके हिसाब से, जाति के हिसाब से संतुलन नहीं बैठाते। कांग्रेस उसे रिबटल कर सकती है, या कांग्रेस का पॉलिटिकल राइट है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल ब्रीफ को आर्ग्यू करने का हमने अभी सीएससी अपॉइंट कांग्रेस को नहीं किया है कि वो हमारे चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हो, हमारे पॉलिटिकल ब्रीफ को आर्ग्यू करे। वो पॉलिटिकल ब्रीफ बीजेपी आर्ग्यू करेगी, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत बड़ी बात मैं आज आपसे कहने जा रहा हूं इस चैनल पे। कांग्रेस ने तो शीला दीक्षित को पहले ही आउटराइटली अलग कर दिया था। आप सुन लीजिए, और सुरेंद्र जी इसका पॉलिटिकल जवाब चाहूंगा। यह सहारा की डायरी में कुछ था नहीं, यह कांग्रेस को भी मालूम था। अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर कांग्रेस ने जब शीला दीक्षित के नाम को डाला, तो कांग्रेस जानती थी अखिलेश की चिकनी सड़क पर बेधड़क चलने के लिए यू टर्न लेना है, तो चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट को डंप करना है, और डंप करने के लिए सहारा की डायरी को निकाला गया। यह नरेंद्र मोदी के लिए नहीं निकाला गया था, यह शीला दीक्षित को यू टर्न लेकर डंप करने के लिए कांग्रेस ने निकाला, और अपने ट्विटर हैंडल पे। और फिर कांग्रेस ने कहना शुरू किया कि हम पॉलिटिकल वन अपमैनशिप में मॉरल हाइट लेते हैं, शीला दीक्षित की भी जांच करा लो। कांग्रेस इतनी आसानी से एक टेंटेड व्यक्ति को सीडब्ल्यूजी घोटाले के यूपी की लीडरशिप के लिए लाई थी? कांग्रेस तो चाहती थी इस पार्टी के अंदर ये स्थितियां आए कि अखिलेश पॉलिटिकली वन अपमैनशिप की लड़ाई में आए, तो शीला दीक्षित को विड्रॉ करने के लिए सहारा की डायरी का सहारा लिया जाए। अब इसका जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र राजपूत साहब। देखिए, इन्होंने शीला दीक्षित जी की बात कही, बड़े परेशान हैं ये लोग, बड़े परेशान है। प्रधानमंत्री जी का सहारा डायरी में 40 करोड़ रुपए का नाम आया, नो सब्सटेंशियल प्रूफ, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। सर एक मिनट, अमित भाई अपनी अपनी बारी पर हम लोग करेंगे, बेहतर रहेगा। आप तो वैसे भी अटल जी के पद चिन्हों पर चलने वाले शख्स हैं, शादी नहीं किए, लेकिन बाकी सब चीजें अपनी जगह पर है। हाँ, हार भी नहीं मानते, रार भी ठानते हैं। तो आप उस परिस्थितियों में रहे, नरेंद्र मोदी जी की परिस्थितियों में क्यों जाना चाहते हैं आप? ये जो सबसे बड़ी यहाँ पर बात है कि शीला दीक्षित जी का नाम, हमने एक बात कही कि भाई सहारा की डायरी की जांच हो, उसमें A to Z, अगर उसमें सुरेंद्र राजपूत का भी नाम हो तो उसकी भी जांच हो। ये हमने कौन सी बुरी बात कही? एजेंसीज उसकी जांच करें। आज की डेट में अगर नरेंद्र मोदी जी दोषी नहीं है तो शीला दीक्षित जी भी दोषी नहीं है, और अगर नरेंद्र मोदी जी दोषी हैं तो शीला दीक्षित जी भी दोषी हैं। ये अपने आप को अमित पुरी जी ने बड़ी चालाकी से, ऐसा होता नहीं, एक एफआईआर के अंदर 2 नामजद अभियुक्त में दोनों का इंटरव्यू हो जाए या दोनों समाजवादी पार्टी की सियासत से कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुलझ रहे हैं। जो आपने जो बात कही थी, मैं आपको वही बता दूं, अमित जी
जी की तो आदत है विषयांतर करने की, क्योंकि ये अपना प्रधानमंत्री जी का बचाव नहीं करना चाहते, प्रधानमंत्री जी को ये कहीं ना कहीं डंप करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुद्दे पे आ जाए, मुद्दे पे हम लोग आ जाए। यूपी की सियासत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद आज प्रदेश की जनता भी यही देखना मैं चाहती है। आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, अगर आप लोग सुन रहे हो मुझे तो कांग्रेस पार्टी का देखिए, हम लोग चर्चा किसी और बात पे कर रहे थे, लेकिन चर्चा जब इस बात की आ गई सहारा डायरी को लेकर के, तो मैं इसके तथ्यों को बिल्कुल सही तौर पे जानता हूं और मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि आप इसको वेरीफाई कर लें। आप बिल्कुल इसको वेरीफाई कर लें। ये बिल्कुल मैं जो आपको बता रहा हूं वो ठीक है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, जिस तिथि को नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा गया है कि इस तिथि को उनको इतने पैसे दिए गए, उस तिथि पर वो देश में नहीं थे, वो विदेश में थे और 5 दिन पहले विदेश में गए हुए थे और जब लौट करके आए तो यहां पर उस तिथि के 5 दिन बाद लौट करके आए। और साथ साथ सीएफएसएल की एक रिपोर्ट है, जो सीएफएसएल की रिपोर्ट है, देखिए 2 रिपोर्ट्स हैं। एक तो है जो आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के हैं, उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई थी। साथ साथ वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं दिल्ली के। वो राम जेठमलानी ने फोटोकॉपी भेजा था उनके पास वेरीफाई करने के लिए, तो फोटोकॉपी को भेजा गया साथ साथ दोनों को, ये वेरीफाई करने के लिए कि डॉक्यूमेंट सेम है कि नहीं है और ये सिग्नेचर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो रिपोर्ट आई कि ये बिल्कुल मिलते हैं। ओरिजिनल जो इंक थी वो इंक रिकवरी जिस दिन हुई है, डायरी की सीजर हुआ है सहारा के कंपाउंड से, उसके 7 दिन पहले की इंक बताई जा रही है सीएफएसएल की रिपोर्ट से। और वो तब की रिपोर्ट है जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने इसीलिए उस पर कार्रवाई नहीं की। रहा सवाल शीला दीक्षित जी का और नरेंद्र मोदी जी का, तो मैं कम से कम इस डायरी के आधार पे मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि इन दोनों के ऊपर किसी भी तरह का आक्षेप किया जाए और कोई तथ्य अगर सामने आ जाए जांच में तो इन दोनों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहां तक डायरी का सवाल है और जो तिथि बताई गई है, उस तिथि को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में नहीं थे 5 दिन पहले से, और जिस तिथि को बताया गया उस तिथि के 5 दिन बाद वो विदेश से लौट करके आए हैं। शीला दीक्षित जी भी उस दिन जिस दिन बताया जा रहा है उस दिन वो जी मैं आपको जो बता रहा हूं ये तथ्य है। ये कोई मैं कोई आपको राजनीतिक व्यक्ति में नहीं हूं, तो मैं बिल्कुल आपको तथ्य बता रहा हूं। शीला जी पर और मोदी जी पर, दोनों पर इस तरह का आरोप उस डायरी के आधार पर लगाना उचित नहीं है। हाँ, प्रोपेगेंडा के लिए कोई यूज करता हो तो कर ले, लेकिन शायद राहुल गांधी जी को भी ये मालूम नहीं रहा होगा और इसीलिए, नहीं तो वो भी गलत आरोप नहीं लगाते। देखिए, मैं उनका स्वागत करूंगा इस बात पे कि उन्होंने मंच से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ गलत नारे आप लोग मत लगाइए। अगर देश में लोकतंत्र वाकई ऐसा हो तो ये स्वागत योग्य कदम है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर और शीला दीक्षित जी के ऊपर इस डायरी के आधार पर लगे आरोपों पर मैं कम से कम इसको खारिज करता हूं, क्योंकि मैं तथ्य जानता हूं इस मामले का और इसलिए मैं आपको इस आधार पर बोल रहा हूं। रहा सवाल राम जेठमलानी का, राम जेठमलानी जी इस मामले को लेकर के पिछले 25 दिन से घूम रहे थे और अंत में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी लालकृष्ण आडवाणी को और लिखा कि अगर आप राष्ट्रपति बनेंगे तो मैं आपका विरोध करूंगा। और फिर उनकी प्रधानमंत्री से बात हुई, मोदी जी से, और उन्होंने कहा कि मैंने तो बस आरोप लगाना था, आप बात नहीं कर रहे थे, मैंने आरोप लगा दिया आपके ऊपर। तो राम जेठमलानी की क्रेडिबिलिटी कोई अच्छी इसलिए नहीं है कि अब उन्होंने खुद ही सफाई दे दी कि मुझे, चूंकि आपने मेरा फोन लेते नहीं थे इसलिए मैंने आप पे आरोप लगा दिया। नहीं तो जेठमलानी जानते हैं कि प्रधानमंत्री भी ये काम नहीं करने वाले हैं और ये भी नहीं करने वाले हैं। और सहारा के अंदर के जिन लोगों का नाम है जो अब सहारा ग्रुप में नहीं है, जिनका नाम उस डायरी के साथ साथ शामिल है कि उन लोगों ने भी पैसे लिए हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि पैसे उन्होंने दिए किसको। इन बेचारों को तो मिला नहीं, तुमने दिए किसको ये पैसे और कहां गए और किस लिए दिए। तो मैं बोलूंगा कि देखिए, इन बातों को लेकर के हम लोग को बजाय इस बात पर कि जो अभी आज का मुद्दा है इस पर बहस करें, कम से कम इन बड़े लोगों पर जो भी बिना बात के अगर दम हो, तथ्यों में कोई सच्चाई हो, इसमें जरूर आक्षेप करना चाहिए और जवाब लेना चाहिए उनसे। प्रधानमंत्री जी को भी जवाब देने में बुराई नहीं है। लेकिन एक बात और बोल देता हूं, चलिए, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इस मामले के ऊपर जब प्रशांत भूषण की पिटीशन आई थी तो प्रशांत भूषण के पिटीशन के दिन ही इस मामले में सील्ड कवर पे पूरी की पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी गई थी। इसीलिए न्यायमूर्ति केहर ने कहा कुछ तथ्य हो तो बताइए, नहीं तो छोड़िए। प्रशांत भूषण के पास तथ्य था भी नहीं और है भी नहीं, तो इसलिए इस मामले में कोई दम नहीं है और इस पर चर्चा करके हम लोग को अपना समय नहीं खराब करना। जिस मुद्दे पे हम लोग जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी से मुद्दे से जुड़ी एक खबर और आ रही है अभी जब हम लोग चर्चा के दौरान है कि मुलायम सिंह यादव 5 तारीख को मतलब खुद अपने तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाने जा रहे हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति देखते हैं, तो आप कह रहे थे कि इज्जत इसी में है कि उस टकराव को छोड़ा जाए, सम्मान सहित रहा जाए। और एक तब संरक्षक की भूमिका में खुद मुख्यमंत्री बता रहे थे मुलायम सिंह को, नहीं 5 तारीख को अगर कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन बुला रहे हैं, अगर मुलायम सिंह जैसे सूत्र बता रहे हैं तो अपने आप में कह सकते हैं फिर एक नया नाटक। नहीं, ये कोई नाटक नहीं है। देखिए, अगर मुलायम सिंह यादव ने बुलाया है तो इसका मतलब मुलायम सिंह इस बात को समझते हैं कि उनको बिना मारे पीटे कहा गया है कि यहां बैठ जाओ। इस बात को मुलायम सिंह जानते हैं।
लेकिन यह भी बात सच है कि मुलायम सिंह की लोकप्रियता आज नहीं है। मुलायम सिंह को यह समझना पड़ेगा, उनकी कार्यकारिणी के बैठक में जो लोग आएंगे वो लोग उनके साथ नहीं है, ये मुलायम सिंह को समझना पड़ेगा। और ये हो सकता है मुलायम सिंह अगर चाहते आज तो आज जाके बैठ सकते थे, और बैठने के बाद उनको पता लग जाता कि वो कहां पर खड़े हैं। इसलिए मुलायम सिंह को भी ये समझना चाहिए कि इन मामलों में बजाय अब उलझने का टाइम नहीं है, अपनी एज को ठीक तरीके से बिताएं। अगर अपने पुत्र से लड़ाई हो जाए तो बड़े बड़े योद्धा हार जाते हैं अपने परिवार के अंदर की लड़ाई में। अब जब पुत्र से लड़ाई हो रही है तो मुलायम सिंह को बड़े ही इज्जत के साथ किनारे बैठ जाना चाहिए और पुत्र की तरक्की पे साथ साथ चलें, नहीं तो उनका टाइम अब और भी बुरा होने वाला है। प्रदीप जी, जो सहयोगी संवाददाता अनामिका जुड़ी हुई है इस खबर के साथ, अनामिका क्या खबर है आपके पास? और देखिए विनय जी, फिलहाल समाजवादी पार्टी दफ्तर पर अखिलेश समर्थकों का तांता हो चुका है। हालांकि पहले से ही पुलिस की तैयारी थी, पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी थी, बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन भारी संख्या में जो अखिलेश समर्थक है वो बैनर होर्डिंग लेकर के और भारी संख्या में समाजवादी पार्टी दफ्तर के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वहां पे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन हंगामा कर रहे हैं यहाँ पे अखिलेश के सपोर्टर। वहीं दूसरी ओर शिवपाल यादव नेताजी से मिलने के लिए गए हुए थे, लेकिन इसके करीब 15 मिनट वहां रुकने के बाद वो फिर वापस अपने आवास पर आ गए हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर से लेकर के कालिदास जो मार्ग है पूरा वो चौक हो चुका है कार्यकर्ताओं से, और एक तरफ शिवपाल यादव के सपोर्टर है जो उनके लिए नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर अखिलेश यादव के सपोर्टर है जो अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा जाए दोनों खेमा आमने सामने, लेकिन जो खबर आ रही है 5 तारीख को मुलायम सिंह कोई सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं, उससे संबंधित क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अभी सूत्र जो है वो इसको पूरा नहीं कर रहे हैं कि आखिर इसमें उसकी रणनीति क्या होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगा, तो लोग उसमें शामिल होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि चूंकि आज मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के आपातकालीन अधिवेशन का हिस्सा नहीं बने, तो 5 तारीख को मुलायम सिंह यादव नेशनल एग्जीक्यूटिव समिट बुला रहे हैं। तो क्या इसको लेकर के अभी जो बड़े नेता है बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इतना जरूर खबर मिली है कि नेताजी ऐसे कुछ प्लान कर रहे हैं और इसे खुले तौर पे अखिलेश यादव को समर्पित करने की भी बात यहाँ पे कही जा रही है। गोविंद जी, जो परिस्थितियां कम से कम आज जिस तरह से मंच पर आपको किरण नंदा, नरेश अग्रवाल दिखाई दिए, क्या मुलायम सिंह यादव इसी तरह का एक अधिवेशन बुला करके अपने दाहिने बाएं उन लोग को दिखाना चाहते हैं जो आज उनके साथ थे, चाहे एंटोनी का मामला रहा हो, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा का मामला रहा हो, इन लोगों को लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, अब जैसा प्रदीप जी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के लिए बेहतर स्थितियां ये होती कि वो अब ये स्वीकार कर लेते कि पार्टी पर उनका आधिपत्य नहीं रहा है, पार्टी से वो किनारे कर दिए गए हैं और अब वो संरक्षक के बजाय अंगरक्षकों के बीच में रहें, वो ज़्यादा बेहतर उनके लिए होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव ने अभी ये स्वीकार नहीं किया है, इसको स्वीकार करने में अभी भी उनको मुश्किल है, क्योंकि आज सुबह भी एक पत्र उनके द्वारा जिसमें 1 जनवरी की तारीख पड़ी थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो आज का जो अधिवेशन है ये गैर कानूनी है, ये पार्टी के संविधान और नियम कानूनों के हिसाब से नहीं है और जो लोग इसमें जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से अब सुबह ही उन्होंने इस सम्मेलन के शुरू होने से पहले ही अपनी तरफ से ये कहने की कोशिश की थी कि वो इस सम्मेलन को वैधिक नहीं मानते और इस सम्मेलन को वो नियमों के खिलाफ बुलाया गया मान रहे हैं। अब अगर वो फिर से एक अपनी कार्यकारिणी का अधिवेशन बुलाने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये बड़ा सवाल होगा कि इसमें कितने लोग आते हैं। वो बुला रहे हैं ये अलग बात है, उन्होंने कल भी अपने पार्टी के विधायकों की, पार्टी के उम्मीदवारों की बैठक जो सूची में जिनके नाम थे उनकी बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें 20-30 लोग आए और वो बैठक बिना उसको रद्द किए ही वो बैठक नहीं हो सकी क्योंकि लोग ही नहीं आए। तो क्या अगर जो 5 जनवरी का उनका अधिवेशन है वो उसमें लोग आएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो लोग आज मंच पर थे वो लोग अब नैतिक तौर पर ये मान लिया जाना चाहिए कि वो लोग अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष मान चुके हैं, वो लोग अखिलेश यादव के साथ हैं। तो अब मंच पर मौजूद किरणमय नंदा, नरेश अग्रवाल या बाकी के जितने वरिष्ठ लोग हैं वो अगर उस अधिवेशन में जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो जो अखिलेश के साथ जो समाजवादी पार्टी खड़ी है उसके खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा उन्होंने रिस्क लिया है मुलायम सिंह यादव ने, और शायद उन्होंने ये दिखाया है कि वो पहलवान हैं और पहलवान की जो जीत हार होती है वो एक राउंड में नहीं होती, 2-3 राउंड होते हैं, तो वो आखिरी दम तक, लास्ट राउंड तक इस मैच को ले जाना चाहते हैं और शायद इसीलिए वो 5 जनवरी का अधिवेशन बुलाने का दुस्साहस कर रहे हैं। अमित पुरी साहब, आप अधिवक्ता भी हैं और बीजेपी का प्रतिनिधि भी कर रहे हैं,
जो बातें निकल कर आ रही हैं, कहीं क्या इस तरह की कोशिश तो नहीं है कि इस लड़ाई को इस तरह से खींचते रहोगी, मामला कोर्ट में चला जाए और फिर कहीं न कहीं से जो एक दावा है साइकिल सिंबल को लेकर उसको विवादित कर दिया जाए? देखिए, ये इसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट रेमिफिकेशन हो सकता है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं उससे कोई डिसएग्री कर सकता है। ये हजारों घंटे की फुटेज लगातार पॉलिटिकली स्क्रॉल कर रही है। सारे उत्तर प्रदेश के इशू पीछे हैं और 5 कालिदास और 5 विक्रमादित्य मार्ग का ये संघर्ष और उस 3-5 में उत्तर प्रदेश की जनता का पिसना, ये चुनाव तक इस पॉलिटिकल बैटल को ड्रैग किया जा रहा है कि जस्ट पॉलिटिकल माइलेज इसमें से लिया जाए। एक सम्मेलन घोषित, मैं आपसे एक छोटा सा प्रपोजिशन कर रहा हूं जी। अगर मुलायम सिंह जी ने सम्मेलन को असंवैधानिक करार दिया, पहले भी कल वो बात हुई, उसके बाद भी रामगोपाल की बाइट आई कि नहीं साहब ये हम करेंगे, अखिलेश की तरफ से डायरेक्शन हुए, कोई काम नहीं हुआ। 24 घंटे तक आराम से पीसफुली यह सम्मेलन होने दिया गया। सम्मेलन आज सुबह हो गया, एक चिट्ठी चली आई, अब सम्मेलन का प्रस्ताव हो गया। हम लोग भी मुलायम सिंह जी के मिजाज को जानते हैं, अगर उनके मिजाज के खिलाफ इतना बड़ा काम हो तो वो 5 मिनट नहीं रुक सकते, वो उस पे नियम कायदे कानून नहीं देखेंगे, वो तुरंत फैसला ले लेते। नहीं किया उन्होंने, ये चलता रहा, पूरा काम हो गया। अब इस सम्मेलन के फॉल आउट किरणमय नंदा से लेकर नरेश अग्रवाल तक, और नरेश जी तो एक ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं कि वो पॉलिटिकल वेदर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो अगर नरेश जी इस बार कहीं पार्टी नहीं बदले हैं और पार्टी के अंदर ही पार्टी बदल ली है, तो मान लीजिए कि नरेश जी की पॉलिटिकल विजडम कहीं स्ट्राइक कर रही है। तो ये ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन में कि आपने आज की इस मीटिंग पे कोई निर्णय नहीं दिया और 5 की मीटिंग, अब ये आपने 5 दिन के लिए और एपिसोड 100 पे फेरा बढ़ा दिया। जी सुरेंद्र राजपूत साहब, जो बात कम से कम नरेश अग्रवाल के लिए निकल कर आई है, वो दौर हम लोगों ने भी देखा था कि जब मुख्यमंत्री के रूप में जगदम्बिका पाल ने शपथ ग्रहण किया, उसी समय जो उप मुख्यमंत्री थे नरेश अग्रवाल शपथ ग्रहण किए, लेकिन 8 घंटे बाद उनको समझ में आया कि शायद कुछ गलत हो गया था। वो तुरंत पाल साहब को छोड़ किनारे हो गए और जो सरकार नहीं बनी उसके साथ शामिल हो गए। तो ये जो परिस्थिति आज की तारीख में कम से कम आ रही है समाजवादी पार्टी के अंदर, हमने देखा है कि जब जब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में होते हैं, हालिया दौर में, उस दिन समाजवादी पार्टी का कोई हाई वोल्टेज ड्रामा जरूर चल रहा होता है। चाहे अमित शाह की बड़ी रैली लखनऊ में हो, चाहे नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में रैली हो। कल नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और ऐसे में जो एपिसोड बढ़ता जा रहा है, कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता है कि मैसेज नहीं दे पा रहे हैं वर्करों के बीच में, इस झगड़े के बीच में। देखिए, मैं आपको बड़ी स्पष्ट बताऊं, आज अमित जी की बात से एक बात बहुत स्पष्ट रूप से साबित होगी, हमारा पुराना आरोप साबित हो गया। आप, हम और प्रदीप भाई बैठे हुए थे, हमने ये कहा था, आपको याद होगा कि अमर सिंह नाम का जो मोल है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, अमित पुरी जी भी बनेंगे कभी जी, तो अमित शाह जी के का जासूस है और उनके क्या नाम कहने से और उनका मैन्युफैक्चर्ड जो है, ये देखिए बड़ा मसला है। तो आप 1 मिनट अमित जी बात सुन लीजिए ना, आप शाह नहीं है, पुरी हैं, तो हाँ, तो आप भूल जाते हैं कभी। नहीं, मैं भूलता नहीं, मैं जानता हूं कि पूरी अधूरी नहीं है। हमारा जो मेन है कि ये उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड संघर्ष है, जिसमें श्री मुलायम सिंह यादव जी पूरी तरीके से फंस चुके हैं और अपने बेटे का, जिनको उन्होंने खुद बनाया था, उसका विरोध करने पर मजबूर हैं। अमर सिंह नाम का प्राणी जो राजनीतिक मंथरा है, उसने पूरी कोशिश की अखिलेश यादव को बनवास देने की। ये अखिलेश यादव का रणनीतिक कौशल था कि आज की डेट में वो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े षड्यंत्र को जो अमर सिंह के द्वारा रचा गया था, उसको उन्होंने विफल करके अपना सम्मेलन वो कर दिया। अब ये 5 तारीख का सम्मेलन एक नया एपिसोड भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे तरीके से नैतिक रूप से समर्थन दे रहे हैं और वहां पर भी ये लोग ऑल वेदर प्रूफ अमर सिंह जी जो हैं उसको कहीं ना कहीं ये लोग आगे करेंगे। चलिए, अभी तक हमने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सुनी थी, एयर टू एयर लैंडिंग नहीं सुनी थी। कांग्रेस ने आसमान में ही प्लेन लैंड भी कराना और टेक ऑफ भी कराने शुरू कर दिए। ये बात तो प्रदीप राय जी से पूछ लीजिए कि अमर सिंह भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन कराया या नहीं का। अरे कोई मान ले कि मुलायम सिंह की राय के खिलाफ
इतना बड़ा पॉलिटिकल कदम अरे हो जाता। भाई हर सीबीआई बार आपके अखिलेश पास मुलायम है, सिंह आप से डरा आधा रहे घंटा हो मीटिंग उनको। क्यों बुलाते हैं? बिहार में भी हर राउंड डराया में था। अखिलेश की मीटिंग अमर सिंह के मुलायम सिंह जरिए से आधा डरा घंटा रहे हो पहले आप। क्यों होती है? अमर सिंह के इतनी जरिए बड़ी उनको स्क्रिप्ट भयभीत कैसे करा हो रहे हैं आप एक लोग। 10:30 का समय आप- देता है, दूसरा 9:30 का समय देता है। आप हर बार लोग यही अमर होता है। सिंह के जरिए, अमर क्या सिंह बात जैसी है? पॉलिटिकल अरे वो हमें मंथरा मालूम है, के अमर सिंह के जरिए जरिए न्यूक्लियर डील कराई आप मुलायम कांग्रेस ने। तो क्या गलत किया? क्या तो न्यूक्लियर आपके अरे, रेस्क्यू पे रहते क्या हैं, बात करते हैं? आपके पेरोल पे है अमर अगर सिंह। देश के लिए अमर न्यूक्लियर सिंह डील हुई तो कांग्रेस क्या के बुरी हुई? पेरोल पे है। दो लोधी रोड के बंगले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमर सिंह नाम का प्राणी ये- सिर्फ पैसे ये के दो पेरोल लोरी पे रोड के रहता बंगले है। एक दूसरे आज के की पेरोल डेट में पे है। आपके पेरोल पर है। जी, ये अमर सिंह प्रदीप कांग्रेस जी, के पेरोल प्रदीप जी पे से काम पूछिए करते हैं। प्रदीप जी, जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो न्यूक्लियर डील का मसला रहा हो, चाहे जिस तरीके से यादव सिंह के मसले में डायरी का खुलासा हुआ, पैसे खुलासा हुआ, उस समय कहा गया बिहार का गठबंधन इसलिए टूट गया कि उसमें कहीं न कहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव का नाम आ रहा था, उनके बेटे का नाम आ रहा था। सीबीआई का तो मिसयूज होता है, इस बात को तो अभी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर डील के पूरे डील को आपने बड़े करीब से देखा था। ये जो पूरा सियासत चल रहा उत्तर प्रदेश में, ये सीबीआई के चलते हो रहा है या कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई है? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता नहीं कि सीबीआई के डर से हो रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए आज अगर चाहे भारत सरकार तो अखिलेश यादव जी को के खिलाफ भी और मायावती जी के खिलाफ भी, मुलायम सिंह के खिलाफ भी और रामगोपाल जी के खिलाफ भी, इन चारों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और भारत सरकार के इस कार्रवाई के बाद से चाहे तो कर सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि सीबीआई के डर से हो रहा है, इनका आपस का ही झगड़ा है ये, और इन सबको महत्व चाहिए। जब देखिए शिवपाल यादव को कैबिनेट से बर्खास्त किया गया तो वो एक सबके लिए आश्चर्य की बात थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि शिवपाल यादव बर्खास्त हो जाए। फिर शिवपाल यादव आज पार्टी से भी बर्खास्त हो गए। मुझे याद है विनय जी, मैंने आपको कहा था कि देखिए ये जो मामला है यहाँ रुकेगा नहीं, ये आगे तक जाएगा, और हम लोगों ने करीब 6 दिन पहले कह दिया था कि अब मुलायम सिंह यादव के दिन गिने चुने रह गए और मुलायम सिंह यादव को हटना पड़ेगा। अगर 5 तारीख को अधिवेशन वो कर रहे हैं और 5 के अधिवेशन में अगर विधायकों का नंबर नहीं हुआ और पार्टी संगठन के लोग नहीं पहुंचे, तो आप ये जान लीजिए कि मुलायम सिंह जी के राजनीतिक पारी का अंत हो जाएगा, और जो कहने के लिए संरक्षक बने हैं वो, ये भी उनके पास नहीं रह जाएगा, उनके हाथ से ये भी निकल जाएगा। इसलिए और मुलायम सिंह इस सच्चाई को स्वीकार करने की हालत में नहीं है। मुलायम सिंह के अंदर 2-3 राजनीतिक फैसले वो लेते हैं। इससे पहला वो कहते हैं उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं होना चाहिए, अगर विभाजन हो गया तो वो बार बार यूपी को ही देश के साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं विभाजन हुआ तो देश टूट जाएगा, यूपी नहीं बंटना चाहिए। साथ साथ मुलायम सिंह हमेशा कहते रहे कि देखो मैं जहां बोलूंगा मेरे बोलते ही सारी बातें खत्म हो जाएंगी, कोई और यादव टिक नहीं सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि अब वो यादव कोई और नहीं है, आपका बेटा है, और आपकी जो भी विरासत थी उसने एक एक करके आपसे ले लिया है। तो आपको बजाय इसके कि अब बेटे से आप पंगा लें, पंगा लेने पर आप जीतोगे नहीं नेताजी। आप अच्छाई ये है कि आप चुपचाप अब घर में बैठिए और थोड़ी बहुत मीटिंग करिए, इज्जत के लिए कहीं कहीं आशीर्वाद दे दीजिए, बाकी आपकी रैली भी कराए कोई नहीं कराएगा। आप देख लीजिए अखिलेश यादव ने जो तैयारी की है चुनाव की, उसमें मुलायम सिंह यादव की रैली का कोई प्रोग्राम नहीं है, मुलायम सिंह यादव की कोई रैली नहीं होगी, और बाकी लोगों की रैली का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जयंत चौधरी ऐसी प्लानिंग इन्होंने कर रखी है तो मुलायम सिंह के लिए जगह नहीं है। नेताजी बेकार की ऐसी सोच रख रहे हैं इस समय कि उनकी जरूरत पड़ेगी और उनके बिना बेटे का काम नहीं चलेगा। बेटा उनको इस मामले में कम से कम चुनाव में बेटा उन्हें नहीं चाहता। बेटा ने पहले ही कहा है कि देखो जब मैं चुनाव जीतूंगा तो आपको तोहफा दे दूंगा और आपको खुशी होगी। आपने पहली बार बेटे को सीएम बनाया, आप खुश हुए थे, दूसरी बार बनाना फिर खुश हो जाना, लेकिन अब आप सीएम नहीं बन सकते। अगर आप चाहते हो कि आप मुख्यमंत्री बनो और आप चाहते हो कि आप पार्टी चलाओ, आप नहीं कर पाओगे और आपकी मर्जी का जिलाध्यक्ष भी नहीं बनेगा। ये मुलायम सिंह यादव को समझना चाहिए। 5 को अधिवेशन करें या 7 को करें, इनका काम खराब हो गया है। इस काम में अगर मुलायम सिंह हाथ डालेंगे जमीनी हकीकत को जाने समझे बिना, तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। जो बचा खुचा उनका जो बुढ़ापा है ये उन्हें दिक्कत देगा। मुझे एनटी रामाराव याद है, हम जानते थे हम लोग उनको, उस एनटी रामाराव को, और चंद बाबू नायडू पहले एनटी रामाराव के बिहाफ पर चंदे लिया करते थे, घुमा करते थे, और उनकी पहचान कोई नहीं थी। कई बार मैंने देखा है बाहर बैठे लोगों के यहाँ, लेकिन वही नायडू, चंद बाबू नायडू ने एनटी रामाराव को दल से बाहर कर दिया। और वहां भी कोई एक था, लक्ष्मी पार्वती थी जो कि उनकी नर्स थी, थोड़ा बहुत दखल था, ऐसा कोई दखल भी नहीं था, और उनके परिवार के लोग उनके खिलाफ हो गए। अगर मुलायम सिंह अपने परिवार में अपना बहुमत खो चुके हैं तो आज उनको ये समझ लेना चाहिए कि परिवार में बहुमत खोने का मतलब होता है कि दल में तो आप कुछ हो ही नहीं। अगर आप जिस परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हो, जहां के आप मुखिया हो, जहां के एक एक व्यक्ति को आपने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, जो कभी इस लायक नहीं थे कि सरकारी नौकरी में दरोगा भी बन जाएं, ऐसे ऐसे लोगों को आपने बड़ा बड़ा पद दे दिया। अब आप उन लोगों, अगर वो लोग भी आपके साथ नहीं है
तो मुलायम सिंह को ये समझना चाहिए कि उनकी कोई हैसियत नहीं बची है। अगर वो ये नहीं समझेंगे तो मुलायम सिंह अपना और नुकसान करेंगे, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे और परिवार को भी खो जाएंगे। प्रदीप जी, आपने से कहा कि जिनकी हैसियत दरोगा बनने के लिए, दरोगा तो बहुत बड़ी पोस्ट है, जिनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी उनको सीधे उन्होंने लाल बत्ती से नवाजा, किसी को राज्यसभा भेजा, किसी को लोकसभा भेजा, किसी को विधानसभा में भेजा। लेकिन आज की तारीख में मुलायम सिंह यादव अपने परिवार में ही अलग थलग पड़ गए हैं। और हम ब्रेक पे अभी जा रहे हैं, ब्रेक से जब लौटेंगे तो उस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे जो बात अखिलेश यादव ने कही थी कि मुलायम सिंह और अखिलेश में क्या अंतर है। दोनों के अंतर को समझाने की उन्होंने कोशिश की थी। मुलायम सिंह पहलवान है और वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, तो आखिरकार किस तरह का स्टेप उठाने जा रहे हैं, किस तरह किक मारने वाले हैं, किसको पास करने वाले हैं, ये तो अखिलेश ही जानते हैं। इस मुद्दे पर लौटेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।